गुड इवनिंग बच्चों। आज 12th क्लास का एक चैप्टर है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी की जरूरत जो होता है वो किस लेवल पे होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि फिक्स कैपिटल किसे कहते हैं और वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। 11th में हम लोग पढ़े थे कि वैसा कोई भी रिसोर्सेस, कोई भी साधन जो बिजनेस को स्टार्ट करने में आप यूज़ करते हैं वो कैपिटल होता है। पर आगे जाके पढ़ते हैं कैपिटल दो प्रकार के होता है, एक फिक्स कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल, स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। स्थिर पूंजी यानी फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि जो पार्ट ऑफ कैपिटल पूंजी का वैसा भाग जो अस्थायी संपत्तियों को खरीदने में लगाया जाता है उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट एक्वायर ऑफ द फिक्स असेट्स इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोग फिक्स कैपिटल वो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिस पार्ट है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज से आप फिक्स कैपिटल को जमा करते हैं, ठीक ना। तो इस सारे टॉपिक से बात करेंगे। अभी आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन चैप्टर से पूछता है, कौन सा नहीं पूछता है। बंधुओं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहले सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरी मैसेज पहुँचे। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप राइट डाउन कर ले, लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है और आगे भी पूछने के चांसेस है वह क्वेश्चन है दीर्घकालीन ऋण पर होता है लॉन्ग टर्म लोन बियर्स, यानी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉन ऑफ दीज। माने अस्थायी जो आप लोन लेते हैं, फिक्स जो लोन लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है या फ्लक्चुएट करता है, घटता बढ़ता है, या 0% होता है, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, लंबे पीरियड के लिए जो लोन होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, वो फिक्स होता है। तो क्या लिखिएगा, स्थिर होते हैं, नहीं स्थिर होते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो आप पूछता है वह है वर्किंग कैपिटल बराबर क्या हुआ। ये अकाउंट की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। WC इक्वल टू वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL, यानी करेंट लायबिलिटीज पर करेंट एसेट्स की अधिकता को हम लोग वर्किंग कैपिटल कहेंगे। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन एक बार और पूछा हुआ है, स्थिर पूंजी में क्या शामिल है। तो ऐसे क्वेश्चन को जवाब देने के लिए हमको यह समझना चाहिए कि जो पार्ट ऑफ कैपिटल हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं वो फिक्स कैपिटल में कर रहे हैं या वर्किंग कैपिटल में कर रहे हैं। याद रखिए, जो फिक्स एसेट्स आप खरीदते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये तो फिक्स कैपिटल का ही एक पार्ट होगा। पर फिक्स एसेट्स को के क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट में अगर आप एक्सपेंसेस करते हैं तो वो भी फिक्स कैपिटल का ही पार्ट होगा। जैसे आप फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं, नई नई मशीन लगाना चाहते हैं, तो ये फिक्स कैपिटल का पार्ट होगा। इसका जो विकल्प देता है वो इस प्रकार देता है, जैसे स्थिर लागत में शामिल है कच्चे माल की लागत कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, श्रम की लागत कॉस्ट ऑफ लेबर, शक्ति की लागत कॉस्ट ऑफ पावर, एंड कारखाना लागत कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, यहाँ आंसर कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का यही 2-3 क्वेश्चन चैप्टर से रखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो रखेंगे, तो आइए आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं। जरा सा लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, जिस चैप्टर से बराबर पूछता है स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में क्या अंतर है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। आज इस क्वेश्चन को हम बहुत बढ़िया ढंग से आपको बताएंगे कि इसका डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे सामने में, कार्यशील पूंजी क्या है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि पूंजी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ द कैपिटल। और एक लिखिएगा, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। एक शॉर्ट क्वेश्चन इस बार के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ये अभी तक नहीं पूछा क्वेश्चन, मगर मेरी नज़र में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वो जरूर पूछिएगा। फैक्टरिंग क्या है, व्हाट इज फैक्टरिंग। तो जितने सारे क्वेश्चन आपको मैंने सुनाया, आइए इसके बारे में कुछ समझाते हैं, कुछ आंसर। अब देखिए, आपको निश्चित तौर पे कुछ बेनिफिट मिलेगा। एक आध क्वेश्चन है जो आपको नहीं बताया है, जो आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि स्थिर पूंजी किसे कहते हैं, यानी अस्थायी पूंजी क्या है। पहले बताए थे कैपिटल का वह पार्ट जो स्थिर पूंजी को खरीदने में, स्थिर पूंजी को नवनिर्माण करने में लगाया जाता है, उसको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। एक राइटर है जिनका नाम है मिलर ने कहा है कि अस्थायी संपत्ति तुलनात्मक दृष्टि से अस्थायी प्रकृति की होती है, जिनका उपयोग व्यवसाय के संचालन में होता है और यह विक्रय के लिए बार बार उपयोग नहीं होता, मतलब यह लंबे समय तक रखी जाती है, इसे फिक्स कैपिटल हम लोग कहते हैं।
अब अस्थायी पूंजी का जो प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, उसके लिए हम लोग ध्यान देते हैं इसके नेचर पे। नेचर पे ध्यान देने का मतलब है कि कोई बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग का होता है, कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का नहीं होता है। तो जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां होती है उनको कैपिटल का ज़्यादा नीड्स होता है, और आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, कैपिटल इज़ द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, यानी किसी व्यवसाय के लिए वो खून की तरह है। अगर कैपिटल को हटा दे तो बिजनेस में केवल वो कल्पना रहेगा, बिजनेस नहीं होगा। आइए, अस्थायी पूंजी क्या विशेषता है? तो यह लंबे समय तक रखी जाती है, पहला फीचर इसका कैरेक्टरिस्टिक जो कहिए। दूसरा है कि ये इसका प्रयोग अस्थायी संपत्ति क्रय करने में होता है, जैसे भूमि खरीदना, जमीन खरीदना, लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, प्लांट खरीदना इत्यादि। इसकी मात्रा नेचर पे निर्भर करता है। अगर आपका नेचर प्रोडक्टिव है तो आपको जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, प्रोडक्टिव नहीं है तो आप नहीं भी बना सकते हैं। आगे, लागत संरचना को ये प्रभावित करता है। अस्थायी पूंजी का काम जो है ना भाई मेरे, जोखिम से भरा है। आप देखिए कि बहुत आदमी ज़मीन खरीदना अच्छा समझता है, और मेरे विचार से ज़्यादा ज़मीन खरीदना उतना अच्छा बात नहीं होता, ठीक ना। तो उतना अच्छा ज़मीन खरीदना नहीं इसलिए होता है कि अगर आप लैंड में पूंजी का ज़्यादा मात्रा फंसाते हैं तो कैपिटल से रिटर्निंग जल्दी नहीं होगी, उसका पैसा बढ़ता है, यह बात है, मगर एक लंबे समय बढ़ता है। इससे एक और उदाहरण देख सकते हैं कि बैंक के पास इतनी सारी पैसे होती हैं, और बैंक क्या कभी ज़मीन खरीद के अपना मकान बना के बैंक खोला है? वो हमेशा लेट आउट पे खोलती है, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट के अच्छे अच्छे साधन हैं। तो हम लोग भी अपने साधन को क्रिएट करना चाहिए। और दूसरी बात है कि कैपिटल का ज़्यादा मात्रा में अगर हम कहीं पर फिक्स एसेट्स में लगाते हैं तो आप अगर कंपनी है तो आपकी लिक्विडिटी टूट जाएगी, यानी लिक्विड रेशियो खराब हो सकता है, आप पे पेमेंट करने की क्षमता घट जाएगा, क्योंकि कैश मनी आपके पास कम हो जाते हैं। दूसरा है, इससे आय जो इनकम जनरेट होने वाला वो आप पे इफेक्टिव हो जाएगा, भावी मार्ग निर्धारित होता है इत्यादि। अब आइए, इसको कहता है कि अस्थायी पूंजी को प्रभावित कौन कौन करता है, पहले ही बताए थे। यह बिजनेस का नेचर करता है, प्रकृति करता है। यानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ट्रेडिंग कंपनी में है, तो आपको बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा जरूरी पड़ेगा, और कैपिटल का ज़्यादा मात्रा इसमें आपको एक्सपेंसिव होता है, यानी आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा रखना चाहिए। दूसरा है कि साइज स्केल ऑफ यूनिट। साइज स्केल मतलब होता है कि आप भले ही प्रोडक्टिव नहीं है, मगर आपका बिजनेस ज़्यादा स्केल, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाले में है, तो आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है टेक्नोलॉजी, तकनीकी। निर्माणी व्यवसायिक इकाई जैसे बड़े आकार का एक स्वचालित यंत्रों द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो बड़ी मात्रा में अस्थायी पूंजी आपको जरूरत पड़ेगा। जहाँ पे मानव शक्ति का यूज ज़्यादा होता है वहाँ पे उत्पादन होता है, इसलिए सबको सुरक्षा के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। विकास की संभावना, आप ग्रोथ करेंगे, बिजनेस में डेवलपमेंट करेंगे, तो वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लगेगा। और डाइवर्सेशन अगर होगा, डाइवर्सिफिकेशन अगर होगा, यानी विविधीकरण होगा। विविधीकरण माने विभिन्न कारणों से संचालन प्रक्रिया में विविधीकरण द्वारा विविधता लाई जाती है, यहाँ पे पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि होती है। सहायता, सहयोग, स्तर में वृद्धि इत्यादि चीज़ों में हम लोग कैपिटल लगाते हैं। आइए एक नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें, अस्थायी पूंजी के स्रोत। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का सोर्स क्या है, आइए उस बात में हम बात करते हैं। यह क्वेश्चन हमको पूछता है कि इनमें से कौन फिक्स कैपिटल के सोर्स हैं, या फिक्स कैपिटल के स्रोत इनमें से कौन नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा। पहले इसको जान लीजिए, कुछ वर्ड्स से आप परिचित होंगे। जैसे पहले इक्विटी शेयर, समता अंश, फिक्स कैपिटल का पार्ट है। प्रेफरेंस शेयर फिक्स कैपिटल का पार्ट है। ऋण पत्र यानी डिवेंचर फिक्स कैपिटल पार्ट है। लॉन्ग टर्म लोन, लाभ का पूर्व नियोजन, मतलब हम प्रोविजन ऑफ प्रॉफिट्स करके रखते हैं। और सरकारी सहायता यानी गवर्नमेंट जो आपको हेल्प करती है, सो ये सब मेरा फिक्स कैपिटल का पार्ट होता है, यानी फिक्स अस्थायी पूंजी के स्रोत है। समता पूंजी समझते हैं, ये कंपनी का ओनरशिप रखता है। तो कहता है कि समताधारी वास्तविक रूप में कंपनी का मालिक होता है, वे कंपनी की जोखिम बर्दाश्त करते हैं। असमताधारी अपने लाभांश के लिए एवं कंपनी के समापन पर पूंजी की वापसी के लिए सबसे अंत में दावेदार होते हैं। इसलिए जानिए इसमें शक्ति भी होती है, शक्ति भी होता है, पर जिसमें पावर होता है ना वो जल्दी भागता नहीं है, तो इनका जो रिटर्निंग होता है हमेशा अंत में होता है। प्रेफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश, इनका अधिकार जो होता है वो समता अंश से पहले होता है, यानी जब कंपनी का समापन होगा तो पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर को मिलेगा। मगर हाँ, सबसे पहले प्रेफरेंस को नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं लिक्विडेशन का चैप्टर में मैंने बताया था कि किसके बाद किसको पैसे मिलते हैं।
तो लाभांश प्रोविडेंट शेयर वाले को लाभांश दर भी निश्चित होता है और उस पर लाभांश निश्चित दिया जाता है। आगे ऋण पत्र डिवेंचर, जानते हैं डिवेंचर ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र लिए गए ऋणों का प्रमाण पत्र है, सीधा बात। डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट टू द टेकन द लोन। तो कहता है कि यह छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं, यानी जो बड़े लोन होते हैं छोटा मात्रा में बढ़ जाता है ताकि हमको लोन देने वाले आदमी इन्वेस्टर मिल जाए, और ब्याज भी इस पर निश्चित होता है। और कंपनी क्योंकि यह कंपनी द्वारा लिया गया ऋण है और इसका भुगतान एक निश्चित समय अवधि पर शर्तों के साथ यानी इंटरेस्ट के साथ किया जाता है। इस प्रकार से आप समझ गए डिवेंचर क्या होता है। यही क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव में पूछे थे कि लॉन्ग टर्म लोन या डिवेंचर पर ब्याज दर होता है, यानी इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फिक्स्ड होता है, यानी कि वो निश्चित होते हैं। आगे दीर्घकालीन लोन, लॉन्ग टर्म लोन। देखिए लॉन्ग टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म मोर्गेज हो, डिवेंचर सबका एक ही नेचर होता है। लॉन्ग टर्म लोन के बारे में कहता है यह प्रायः 10 वर्ष या इससे अधिक के लिए होता है। इस पर निश्चित दर से ब्याज दी जाती है और दीर्घकालीन क्षमता व्यापार यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में सहायक होता है और अंशधारियों के हाथ में नियंत्रण रखने के इसका जो संचालन करता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स करते हैं। कहता है कि लाभ का पूर्व नियोजन जो होता है, आपके जो कोष बनाए जाते हैं फर्म में, फंड बनाए जाते हैं ताकि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले उससे बचा जाए। तो उसके लिए क्या करता है, ये अपने लाभ का एक पार्ट प्रोविजंस के तौर पे जमा करता है और उसका बाद में इस्तेमाल भी करता है, इसीलिए फिक्स कैपिटल का पार्ट होता है। इसे मतलब कि डिविडेंड वगैरह यहाँ से नहीं निकलता है जल्दी। चलिए सरकारी हेल्प जो होता है, कहता है पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार लघु एवं मध्य श्रेणी के उद्योग के लिए पूंजी सहायता एवं सस्ते ब्याज पर लंबी अवधि के लिए ब्याज ऋण की व्यवस्था करते हैं। ये उसकी पार्ट हो गए। अब हम उम्मीद करते हैं कि फिक्स कैपिटल के बारे में समझ गए। आइए फिर से समझ लीजिए, अस्थायी पूंजी में निवेश किया गया चीज़ फिक्स कैपिटल का पार्ट होता है। यह इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, डिवेंचर से, लॉन्ग टर्म लोन से, प्रोविजन ऑफ प्रॉफिट से एंड गवर्नमेंट हेल्प से लिया जाता है। ठीक है, अब आइए इसका दूसरा पार्ट में बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। याद रखिए कार्यशील पूंजी ज़्यादा उनको नहीं लगता है जो नगद में व्यवसाय करते हैं या क्रेडिट सेल करने वाले को यानी उधार बिक्री करने वाले को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। एक अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कह सकते हैं कि लायबिलिटीज पर जो करंट एसेट्स की अधिकता होती है उसके डिफरेंस को हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्वेश्चन है चल जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, बीआर, डेटर, ये सब कैश एसेट्स के उदाहरण हैं। कार्यशील पूंजी के दिन कहते हैं हम लोग, कहता है कि वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ फंड्स नेसेसरी टू कवर द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशनल ऑफ इंटरप्राइजेज, यानी प्रतिदिन की व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कार्यशील पूंजी कहते हैं। एक राइटर है उनका नाम है J.S. मील, नाम सुने? J.S. मील ने कहा कि चालू संपत्ति के योग ही व्यवसाय की कार्यशील पूंजी है। बताइए चालू संपत्ति योग ही व्यवसाय की कार्यशील पूंजी है, मतलब बोले ना CA-CL। चलिए आगे देखते हैं कार्यशील पूंजी क्या विशेषताएं हैं। जैसे फिक्स की विशेषता था ना, इसकी विशेषता है, देखिए कार्यशील पूंजी में सेल बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, तो फिक्स कैपिटल के साथ साथ वर्किंग कैपिटल का भी नीड बढ़ेगा, यानी कार्यशील पूंजी अपना स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। कार्यशील पूंजी को आसानी से नकदी में बदला जा सकता है एवं नकदी को किसी अन्य संपत्ति में फिर से विनियोग किया जा सकता है, यानी कैश उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या वो कैश को फिर से बैकअप कर सकते हैं। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता विशेष परिस्थितियों और समयों पर बदलती रहती है। देखिए समय पर बदलती इसीलिए रहती है कि जब आप क्रेडिट सेल करते हैं या रिसीवेबल आपको प्राप्त होता है, बीआर प्राप्त होता है, चेक प्राप्त होता है, तो वहाँ पे आपको कार्यशील पूंजी फिर से लगाना पड़ता है क्योंकि वो बचता कुछ दिन बाद में है। आगे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कभी कभी अस्थायी संपत्तियों और कभी अस्थायी संपत्तियों को, परंतु कुछ मात्रा में इसकी आवश्यकता सर देखिए पूंजी तो नीड सही है, तो उसका भाग कभी कभी फिक्स कैपिटल में भी इन्वेस्ट लोग कर देते हैं। चलिए जो यह बड़ा जोखिम भरा काम है, या की पॉइंट को याद रखिए, जो नोट्स है जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए। जैसे फिक्स कैपिटल का अभिप्राय पूंजी से है जिसका उपयोग हम फिक्स एसेट्स को बाई करने में खरीदने में लगाते हैं। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता सामान्यतः कार्यों एवं दिन प्रतिदिन की कार्यों में संचालित करने के लिए रखते हैं, और वर्किंग कैपिटल को नेट वर्किंग कैपिटल भी होता है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल भी होता है, दोनों अलग अलग पार्ट है। कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक कौन है? देखिए क्वेश्चन को दिए थे मैंने, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करता है। मेरे बच्चों बुक निकालो और कॉपी निकालो, कॉपी पर राइट नहीं कर लो, अभी ये काम देगा तुमको। पहला नंबर नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का जो स्वभाव है
वो कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। यानी निर्धारित करने वाले प्रमुख घटक सड़क, गैस आदि अपेक्षाकृत कम कार्यशील पूंजी के काम चलाता है। इसका कारण यह है कि इसकी सेवाओं में निरंतर मांग रहती है और इसकी तत्काल होता है। देखिए, वैसा बिजनेस जिसमें भुगतान तत्काल होता है ना, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। जैसे होलसेल बिजनेस लोग करता है ना, तो उसमें प्रायः उधार बिक्री होता है, तो वहाँ क्रेडिट नोट ज़्यादा लगेगा। तो ये नेचर पे निर्भर करेगा। रिटेलर को कम लगेगा, उसको ज़्यादा लगेगा। नहीं, तो इसको समझ गए। दूसरा समझते हैं यहाँ पे हम लोग निर्माणी प्रक्रिया, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है। कहता है कि निर्माण प्रक्रिया की अवधि से आशय कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने से, रॉ मटेरियल आप कहलाते हैं, हम उसका क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे निर्माण प्रक्रिया में अधिक समय लगता है और अधिक समय लगने पर आपको लेबर में पैसा लगता है, रॉ मटेरियल के संरक्षण में या उसके बचाव में पैसे लगते हैं और श्रम में लेबर अधिक लगता है। तो इसको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल में नीड्स कहते हैं। व्यवसाय का आकार, साइज ऑफ बिजनेस। अब देखिए, व्यवसाय इकाई की कार्यशील पूंजी की मात्रा का उसके व्यवसाय के आकार से प्रत्यक्ष संबंध है। एक व्यवसायिक इकाई का आकार जितना अधिक बड़ा होगा उसमें कार्यशील पूंजी उतनी, चलिए, व्यवसाय का आकार अगर बड़ा होगा तो कार्यशील पूंजी भी बड़ा लगेगा, आकार यदि छोटा होगा तो व्यवसाय भी पूंजी भी छोटा लगेगा। तो ये सब पॉइंट है जो आपको प्रभावित करता है। जैसे व्यापार चक्र होता है। व्यापार चक्र का मतलब होता है कि कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करता है। व्यापार व्यवसाय में तेजी या मंदी को चक्र, जैसे अभी कोरोना है तो अभी बिजनेस बंद है, तो यहाँ पे आपको जो वर्किंग कैपिटल जो क्रेडिट लगा चुके हैं इसकी ज़्यादा नीड्स होगी, क्योंकि व्यवसाय को कंटिन्यू करना, मार्केट से आउट तो नहीं ना होना है। इसके लिए हमको कैपिटल में अपने पॉकेट से पेमेंट करना पड़ता है, यहाँ कैपिटल ज़्यादा लगता है। आगे प्रतियोगिता का स्तर, अगर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो उस पर भी आपको प्रतियोगिता का स्तर पड़ेगा। कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि सेम वर्कर सेम बिजनेस के साथ कोई आपके सामने में है। और क्रय तथा विक्रय के शर्तें, क्रय तथा विक्रय की शर्तों में कार्यशील पूंजी लगता है। यदि व्यावसायिक इकाई कच्चा माल और सेवाएं उधार प्राप्त करती है तो निर्मित माल नगद बेचती है तो उसे कम मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, और अगर उधार बेचता है तो ज़्यादा मात्रा में कार्यशील पूंजी लगेंगे। लाभांश की नीति, बैंकिंग संबंध, व्यवसाय इत्यादि। तो ये सब चीज़ें आपको था कि वर्किंग के स्रोत थे। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपको बताए थे, वह क्वेश्चन इस प्रकार था, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है। ठीक है, आइए हम लोग बात करें फिर से अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी यानी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है, इसको देखते हैं। ठीक है, अस्थायी पूंजी, पहले अंतर का आधार में लिखिए अर्थ, दोनों का डिफिनेशन लिख दीजिए। पहला में अस्थायी पूंजी से आशय उस मात्रा से है जिसका इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स को बाई करने में, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट आदि में किया जाता है। वर्किंग कैपिटल दूसरा साइड लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल से आशय पूंजी की उस मात्रा से जिसका निवेश चालू संपत्ति जैसे बी आर, सैनिडेटर, स्टॉक आदि को खरीदने में किया जाता है। नंबर 2 पीरियड है ना, अंतराल के पीरियड लिखेंगे। अस्थायी संपत्ति दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। उधर लिखेगा यह अल्पकालीन होता है, यह शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। प्रकृति, ये पहला में लिखेगा, ये स्थिर प्रकृति के फिक्स नेचर के होते हैं, वो ये अस्थिर प्रकृति के होते हैं, यानी जल्दी जल्दी इनमें परिवर्तन आता है। दूसरा परिचालन, सर्कुलेशन, अस्थायी संपत्ति अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती है तथा दैनिक व्यवसायिक क्रियाओं के लिए उपलब्ध नहीं होती है। अस्थायी पूंजी अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन तथा दीर्घकालीन वित्त स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होता है, और यह लंबे पीरियड की होती है ना। उसमें लिखिएगा यह कार्यशील पूंजी घूमती रहती है, इसका उपयोग दैनिक व्यवसायिक क्रियाओं के लिए किया जाता है ना। और जैसे इसमें लिखिएगा स्रोत, पहला में लिखिएगा यह शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, ऋण, मोर्गेज इत्यादि से प्राप्त होता है। उसमें लिखे बैंक, बीआर, डेटर वगैरह से प्राप्त होते हैं। नीड्स, अस्थायी संपत्ति का प्रयोग, अस्थायी पूंजी का प्रयोग अस्थायी संपत्ति फिक्स कैपिटल का नीड्स फिक्स एसेट्स को बाई करने में लगाया जाता है, जबकि उसमें वर्किंग कैपिटल का प्रयोग वर्किंग कैपिटल को वर्किंग एसेट्स के लिए, डेटर, बीआर इत्यादि के लिए किया जाता है। पूंजी का संचालन, अस्थायी पूंजी अस्थायी संपत्तियों के अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती है और अस्थायी संपत्ति के उपयोग में लाभ अर्जित होता है। उसमें लिखेगा यह बार बार निवेश किया जाता है, इसे बार बार उपयोग में लाया जाता है, इससे पूंजी अवरुद्ध नहीं होता है। अवधारणा एक कॉन्सेप्ट, अस्थायी पूंजी में विनियोग संबंधित सभी निर्णय पूंजी बजटिंग कहलाती है। इसमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है एंड नेट वर्किंग कैपिटल होता है। तो इसमें अब एक क्वेश्चन बोले थे ना कि मैं बाद में बताऊंगा, आइए क्वेश्चन लास्ट आपको समझाते हैं, ये बताते हैं क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन पूछता है आपको कि
रिटेन अर्निंग, अस्थगित आय क्या है? मतलब इसको हम लोग दूसरा नाम लेते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट। कहेंगे पूंजी की वह मात्रा, पूंजी लाभ की प्रॉफिट का वह भाग जो रोकी गई होती है, यानी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया रहता है, उसे हम लोग रोकी गई आय कहते हैं। इसी राशि को पूंजी लागत शून्य कहा जाता है। इसमें किसी दायित्व का सृजन भी नहीं, यानी इस पर कोई लायबिलिटीज का क्रिएशन नहीं होता है। एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे, फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग क्या है, इसका आंसर सुन लीजिए ताकि याद रहे। फैक्टरिंग एक वित्तीय सेवा है। क्या है? फाइनेंशियल सर्विस है, और जिसके अंतर्गत कंपनी के पुस्तकीय ऋणों यानी बैड डेप्ट या बुक डेप्ट जो है सो एवं प्राप्त यानी BR बिल्स रिसीवेबल्स को अधिक अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। कंपनी के पुस्तकीय ऋण एवं प्राप्तों को किसी बैंक के सुपुर्द कर दिया जाता है तथा बैंक से इसकी एवज में एडवांस राशि प्राप्त कर ली जाती है। बैंक इस सेवा से कुछ कमीशन भी लेता है। यही सारी क्रियाएं फैक्टरिंग कहलाती है। इसका हिंदी में फैक्टरिंग होता है और इंग्लिश में फैक्टरिंग होता है। चलिए, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम पर भी आप सर्च कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है हमको दे सकते हैं। एक और ICOM से लेकर MCOM तक का कोई भी वीडियो चाहिए आप जरूर बोले हमको। अभी बच्चे लोग का मैसेज आया था BCom पार्ट 2 की एग्जामिनेशन, तो जल्द मैं बताऊँगा। आप लोग देखते रहें और शेयर भी करें। थैंक यू।